Hello my dear students, I am Pratiksha Pandey from MVM Public School. Today I will teach you SST of class 5th, lesson 12 is the age of machines. Unit 4 the changing world. मतलब जहाँ अभी जो दुनिया की वर्ल्ड की जो चेंजिंग है वो लेसन 12 द एज ऑफ मशीन्स मतलब मशीन का युग. नाउ लेट्स बिगिन आवर टुडेज क्लास. टुडे वी डिपेंड ऑन मशीन्स फॉर ऑलमोस्ट ऑल आवर वर्क. अभी क्या है प्रेजेंट टाइम में हम लोग मोस्टली जितने भी हमारे वर्क है वो सारा हम लोग मशीन्स पे ही डिपेंड्स हैं. लाइफ सीम्स इम्पॉसिबल विदाउट देम. और अभी जो हम लोग की लाइफ है वो बिना किसी मशीन्स के अगर आप सोचो भी इमेजिन करो तो ऐसा लगता है कि वो इम्पॉसिबल है. बट देयर वॉज अ टाइम वेन देयर वर नो मशीन्स. बट ऐसा भी कभी टाइम था जब कोई भी मशीन नहीं हुआ करती थी. मीन्स एंशिएंट टाइम में कोई मशीन नहीं थी. Before the discovery of metals, simple tools and weapons made of bones, stones or wood were used by early humans. और उस समय क्या था बहुत पहले जब डिस्कवरी नहीं हुआ था मेटल्स मीन्स जो तत्व है मेटल्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी तो उस समय जो टूल्स वगैरह बनते थे या वेपन्स. टूल्स मीन्स हथियार ना, वेपन्स औजार, ये सब जो टूल्स और वेपन्स बनते थे वो मेड ऑफ बोन्स वो हड्डियों से बनते थे, स्टोन्स पत्थरों से एंड वुड्स मतलब लकड़ियों से. तो पहले के टाइम में जो टूल्स और वेपन्स थे वो बोन्स स्टोन्स और वुड्स से बनते थे अर्ली ह्यूमंस के थ्रू. बट इट वॉज विद द डिस्कवरी ऑफ मेटल्स दैट ह्यूमंस लर्न टू मेक बेटर टूल्स एंड लेटर बिकम मास्टर इन मेकिंग इफिशियंट मशीन्स विच मेड देयर वर्क इजियर. लेकिन क्या था कि जैसे ही डिस्कवरी हो जाता है मेटल्स का तो मेटल की डिस्कवरी होने के बाद ह्यूमंस जो पीपल्स थे उन्होंने एक बेटर टूल्स बनाने का प्रोसेस सीखा. मतलब बेटर टूल्स बनाने लगे एंड लेटर बिकम और बाद में वो क्या हुआ कि जो टूल्स मेकिंग की वो मास्टर हो गए. मीन्स वो बहुत अच्छे अच्छे टूल्स बनाने लगे अपने यूज करने के लिए, जितना वो यूजफुल टूल्स बना सकते थे अपने लिए. और वो जितने भी टूल्स मशीन्स को बनाए वो क्या हुआ विच मेड देयर वर्क इजियर. वो हमारे वर्क को इजी बनाने लगा. आप लाइक प्रेजेंट टाइम में देख सकते हो कि हम कोई भी मशीन्स का यूज करते हैं तो हमारा कोई भी वर्क वो कितना फास्ट हो जाता है. द प्रेजेंट पीरियड इन विच वी आर लिविंग इज द एज ऑफ मशीन्स. लेकिन ये अर्ली टाइम की बात है जब कोई मशीन्स नहीं होती थी. बट जो प्रेजेंट टाइम है, प्रेजेंट टाइम में क्या है कि हमारे वर्क इजी हो गए वो मशीन्स के थ्रू. और प्रेजेंट टाइम में भी हम जिस टाइम में प्रेजेंट टाइम में जी रहे हैं तो वो क्या है वो एज ऑफ मशीन्स, वो पूरा टाइमिंग ही मशीन्स की है मतलब मशीनों का युग है. लेट अस स्टडी हाउ मैन प्रोसेस्ड फ्रॉम द स्टोन एज टू द मशीन एज. और इस पूरे लेसन में हम यही रीड करेंगे कि कैसे पहले के टाइम में जो स्टोन एज था मतलब जो पत्थरों का युग था जिस समय हम कोई भी वेपन्स या टूल्स बनाने के लिए स्टोन्स बोन्स और वुड्स पे डिपेंड होते थे, उस टाइम से लेके और अभी तक जितने जो मशीन एज मतलब जो मशीनों का इतना ज्यादा इन्वेंशन हुआ तब से लेके कि जो पूरी प्रोसेस है वो सारा हम इसमें रीड करने वाले हैं सब कुछ. सो फर्स्ट टॉपिक इज डिस्कवरी ऑफ मेटल. फर्स्ट टॉपिक हमारा डिस्कवरी ऑफ मेटल. द एज ऑफ मेटल बिगेन विद द डिस्कवरी ऑफ कॉपर. और जो सबसे पहले स्टार्टिंग होता है मेटल्स का, जो सबसे पहले डिस्कवर किया जाता है मेटल वो कॉपर था. ठीक है, आपसे कोई क्वेश्चन भी आस्क कर सकता है कि व्हाट इज द फर्स्ट मेटल डिस्कवर, तो आप आंसर दोगे कॉपर ना. आगे कॉपर इज द रेडिश ब्राउन शाइनिंग मेटल ऑक्यूरिंग नेचुरली. और जो कॉपर था वो रेडिश मीन्स हल्के रेड कलर में था एंड ब्राउन शीनी, और वो ब्राउन मतलब भूरे कलर का बहुत ज्यादा चमकदार मेटल था और ये अपने नेचुरल फॉर्म में पाया गया कॉपर. अर्ली ह्यूमंस यूज्ड कॉपर टू मेक बेटर एंड स्ट्रॉन्गर टूल्स एंड वेपन्स. और पहले के टाइम में जो पीपल्स थे वो यूज करते थे कॉपर का बेटर एंड स्ट्रॉन्गर टूल्स के लिए, मतलब अच्छा और मजबूत टूल्स बनाने के लिए, वेपन्स बनाने के लिए उसका यूज करते थे कॉपर का. क्योंकि ये क्या था कि आपके जो बोन्स वुड्स इससे अच्छा था कॉपर. एंड लेटर ऑन टिन वॉज मिक्सड विथ कॉपर टू मेक एंड olive which was named bronze. Bronze was harder than copper. और फिर बाद में क्या हुआ कि टीन वॉज मिक्स्ड कॉपर, और टीन को कॉपर के साथ मिक्स कर दिया गया.
और जब टीन को कॉपर के साथ मिक्स किया गया तो एक अलग टाइप का मेटल बना जो ब्रॉन्ज कहते हैं। और जो टीन और कॉपर का मिक्स था उसको क्या बोला गया? ऑली। ऑली मीन्स कोई भी जो 2 आर मोर देन 2, ठीक है, जो 2 या 2 से अधिक मेटल्स को मिला के बनता है तो उसको कहते हैं ऑलिव। ऑलिव मीन्स मतलब मिश्र धातु, जो 2 या 2 से अधिक मेटल्स को बना के मिलता है। तो जो टीन और कॉपर को बनाया गया तो उससे बना ब्रॉन्ज। और ब्रॉन्ज क्या था? ये हार्डर देन कॉपर, और ये कॉपर से ज्यादा हार्ड था, कठोर था। एंड आफ्टर कॉपर and bronze, iron was discovered and men found it to be harder than the earlier metals। और जब कॉपर का बनाया गया तो ये कॉपर के बाद ब्रॉन्ज आता है, और ब्रॉन्ज के बाद आयरन का डिस्कवर किया गया। मतलब एक प्रोसेस से 1 by 1 सारे मेटल्स की इन्वेंशन डिस्कवरी होती जा रही है। तो कॉपर, फिर ब्रॉन्ज एंड एट लास्ट आयरन। और आयरन की जब पाया गया तो आयरन को पाने के बाद देखा गया कि जो आयरन था ये बहुत ज्यादा हार्ड था। अर्ली मेटल्स, जो पहले मेटल्स खोजे गए, मीन्स कॉपर और ब्रॉन्ज, इन दोनों से हार्ड था आयरन। ही बिगिन टू मेक टूल्स लाइक हार्मर्स, एक्सेस, प्लग्स एक्सेट्रा। और इससे क्या हुआ कि अलग अलग फिर से वेपन्स, टूल्स बनाए गए जो बहुत ज्यादा यूजफुल हुआ करता था, क्योंकि आयरन ये बहुत ज्यादा हार्ड था। तो इससे हार्मर्स, फावड़ा, कुल्हाड़ी, ये सब बनाया गया। नाउ हंटिंग, डिगिंग एंड फार्मिंग बिकम मच इजियर। और जब आयरन से टूल्स, वेपन्स बना दिए गए तो हंटिंग, शिकार करना, डिगिंग मीन्स खुदाई करना, एंड फार्मिंग मीन्स एग्रीकल्चर, कृषि करना, तो ये सारा इजी हो गया। दिस वॉज टर्म्ड द आयरन एज। और जब आयरन के इन्वेंशन के बाद, डिस्कवरी के बाद जो पूरा एज आया उसको हम क्या बोलते हैं? दिस वॉज द टर्म ऑफ आयरन एज, और ये आयरन एज है। विच ब्रॉट अबाउट रिमार्केबल चेंजेस इन द लाइफ ऑफ मैन। और जिसकी वजह से मतलब ह्यूमंस के लाइफ में बहुत ज्यादा रिमार्केबल, मतलब उल्लेखनीय, बहुत ज्यादा चेंजेस आए, जिसका हम इसके पहले कभी इमेजिन भी नहीं किए होंगे, इतना चेंजिंग आता है। इन्वेंशन एंड नेक्स्ट टॉपिक इज इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन। अब क्या हुआ कि स्टीम इंजन का इन्वेंशन किया गया, क्योंकि आयरन हमें मिल चुका था। अनदर इन्वेंशन दैट चेंज्ड ह्यूमन लाइफ वाज द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन। और अब क्या था? अलग अलग इन्वेंशन खोज होने के बाद जो ह्यूमंस की लाइफ थी वो पूरी चेंज हो गई थी। स्टीम इंजन की इन्वेंशन हुई उसके बाद। दिस वाज द बिगनिंग ऑफ मशीन एज। और यहां से स्टार्टिंग होती है मशीन एज की ना। आप कंटिन्यू 1 by 1 एक प्रोसेस, बस एक स्टोरी की तरह समझते चलिए। अब क्या होता है कि जब बिगनिंग होती है मशीन एज की, यहां से स्टीम इंजन के इन्वेंशन के बाद। अ क्रूड स्टीम इंजन वॉज डिजाइन्ड बाय थॉमस सर्वे when helping to pump water out the coal mines in England that used to get filled with rain water। और अब एक मशीन, नेक्स्ट इन्वेंशन होता है स्टीम इंजन का। स्टीम इंजन को डिजाइन किया था थॉमस सर्वे, मतलब उसको थॉमस सर्वे बनाए थे। और स्टीम इंजन का वर्क क्या था? वो हेल्प करता था पंप आउट ऑफ कोल माइंस इन इंग्लैंड। जो इंग्लैंड के फैक्ट्रीज में पानी भर गया था, पूरा रेनफॉल, फिर रेन वाटर, जो बारिश वाला पानी इंग्लैंड की फैक्ट्री में भर गया था, तो उससे उस पानी को बाहर निकालने के लिए स्टीम इंजन का यूज किया गया और इजिली पूरे पानी को बाहर निकाला गया। और लेटर इन 1769 जेम्स वाट, और इसके बाद जब 1769 में जेम्स वाट फिर नया इन्वेंशन करते हैं ना। 1716 में स्कॉटिश मैकेनिकल इंजीनियर वर्क इम्प्रूवमेंट्स अपॉन दिस स्टीम इंजन। और उसके बाद उन्होंने क्या किया? स्टीम इंजन को और ज्यादा इम्प्रूवमेंट लाते हैं, उसको और ज्यादा सुधार करते हैं, डेवलप करते हैं। उसमें कौन? स्कॉटिश इंजीनियर, जो स्कॉटलैंड के एक मैकेनिकल इंजीनियर थे, जेम्स वाट ना। द स्टीम इंजन मेड इट पॉसिबल टू रन बिग मशीन्स यूजिंग लेजर फ्यूल्स। और जो स्टीम इंजन को इन्होंने जो पॉसिबल था उसमें बहुत ज्यादा यूज करते थे फ्यूल्स वगैरह। अब उससे क्या किया इन्होंने? दूसरे थोड़ा चेंज करके उसको और डेवलप करके इम्प्रूवमेंट करके उसको बना दिए, जिसमें उसमें लेजर का फ्यूल, जो स्टीम इंजन था उससे मशीन बनाया गया। और उसमें क्या किया? यूजिंग लेजर फ्यूल्स, उसमें बहुत ही कम फ्यूल्स, ईंधन का यूज किया गया ना। द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन वॉज बेसिस ऑफ मेनी मोर इन्वेंशन टू कम। और इसी स्टीम इंजन के बेसिस पे, इसी स्टीम इंजन की का बेस हुआ क्या? जो आगे बहुत सारे इन्वेंशन हुए ना, उसका बेस यही था स्टीम इंजन। मतलब स्टीम इंजन को कुछ डेवलप करके, थोड़ी इसमें चेंजिंग करके बहुत सारे मशीन्स का इन्वेंशन किया जाता है। इन
1814, George Stephens, a British engineer, developed a steam locomotive engine. और 1814 में जॉर्ज स्टीफन थे, ये ब्रिटिश इंजीनियर थे, इन्होंने डेवलप किया स्टीम लोकोमोटिव इंजन, मतलब भाप से चलने वाली इंजन. ही इज नोन एज द फादर ऑफ रेलवे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. और इन्हें रेलवे में फादर ऑफ रेलवे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, और जो रेलवे के लिए, क्योंकि ये स्टीम इंजन चलाए थे ना, तो स्टीम इंजन के लिए इन्हें फादर ऑफ रेलवे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के नाम से जानते हैं. मतलब कि रेलवे के क्षेत्र में जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुई उसके फादर, जनक के रूप में हम जॉर्ज स्टीफन को जानते हैं. क्यों? क्योंकि इन्होंने 1814 में एक स्टीम लोकोमोटिव इंजन का इन्वेंशन किया था. एंड नेक्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. और अभी हम लोग जानेंगे कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन क्या है. सिंस द पावर टू ड्राइव स्टीम इंजन वॉज ड्राइव्ड फ्रॉम कोल, इट लेड टू मोर मशीन्स बीइंग यूज्ड वर्किंग ऑन द सेम प्रिंसिपल. और अभी क्या था, सिंस पावर ऑफ ड्राइव स्टीम इंजन, जो स्टीम इंजन से चलाया, स्टीम इंजन को कोल से चलाया जाता था, कोयले से, अब उस पे क्या है, इसी प्रिंसिपल पे बहुत सारे मशीन्स का स्टार्टिंग होता है. इसी प्रिंसिपल बहुत सारे मशीन काम करते हैं. मतलब जितने मशीन आते हैं लगभग सभी में हम कोल का यूज करते रहते हैं. कोल मीन्स कोयला. Soon manpower was taken over a mechanical power, leading to an increased production of better quality goods at a low price. और इससे क्या हुआ कि बहुत ही जल्द जो मैन पावर, मतलब जहां बहुत सारे मैन का यूज किया जाता था किसी भी वर्क को करने के लिए, अब वो मैन पावर टेकन ओवर बाय मैकेनिकल पावर, और अब वो मैन पावर मैकेनिकल पावर में चेंज हो चुकी है. मतलब अब मोस्टली काम जो था वो मशीन के थ्रू किया जाता था. और इससे क्या हुआ, लीडिंग द इंक्रीज प्रोडक्शन बेटर क्वालिटी गुड्स. और इससे क्या हुआ, जब मशीन्स का हम मैकेनिकल पावर का यूज करने लगे, मशीन्स का यूज करने लगे, तो जो गुड्स की क्वालिटी थी ना, गुड्स मीन सामान, जो गुड्स की क्वालिटी थी वो भी पहले से अब बहुत बेटर होने लगी थी. और जो प्राइस थी वो भी लो कर दी गई. दस द डिमांड्स ऑफ द गुड्स इंक्रीज एंड दिस लेड टू द बिगनिंग ऑफ द फैक्ट्री सिस्टम. और जब प्राइस लो हुआ तो ज्यादा से ज्यादा लोग उसको पीपल्स अपने वो कोई भी गुड्स परचेस करने लगे. तो इससे क्या हुआ, जो गुड्स सामान थी वो इंक्रीज, उसमें सामान की जो डिमांड थी वो बढ़ी. और उसके साथ ही साथ जो फैक्ट्री सिस्टम था उसकी भी स्टार्टिंग होती है यहीं से. क्योंकि जब ज्यादा डिमांड्स होने लगी, मैकेनिकल पावर का यूज ज्यादा होने लगा, तो अब क्या था, अब इसकी जरूरत थी कि हमें फैक्ट्री सिस्टम को और ज्यादा डेवलप किया जाए. Gradually, more and more people started working in factories. As a result, the production in the factories increased while the production of handmade goods decreased. और इससे क्या हुआ कि जब बहुत ज्यादा मैकेनिकल पावर का यूज होने लगा, फैक्ट्रीज का इन्वेंशन बहुत ज्यादा डेवलप होने लगी, तो उसके बाद जो प्रोडक्शन था फैक्ट्रीज का, फैक्ट्री का प्रोडक्शन मीन्स उत्पादन, फैक्ट्री का जो उत्पादन था वो बहुत ज्यादा होने लगा. और इसके साथ जब फैक्ट्री के थ्रू गुड्स बनाने लगे, सामान बनाया जाने लगा, तो जो हैंडमेड गुड्स की क्वालिटी थी वो हैंडमेड गुड्स वो डिक्रीज होने लगा. मतलब अब हाथ से जो सामान बनाना था वो अब बहुत कम कर दिया गया. दिस चेंजेस इन द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम हैंडमेड गुड्स टू मशीन मेड गुड्स कम टू बी नोन एज द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. और यही जो पूरी चेंजिंग थी सिस्टम में, मतलब जो मैन पावर के प्लेस पे हम इंडस्ट्रियल पावर को का यूज करने लगे, और हैंडमेड गुड्स के बदले हम मशीन गुड्स का, मतलब जो हाथ से बनाने वाला सामान था उसको यूज करने के बदले हम लोग मशीन के थ्रू जितने सामान थे उसका यूज करने लगे. तो यही सारी जो चेंजिंग आती है, इसी को हम किस नेम से जानते हैं, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. कि इतनी ज्यादा चेंजिंग होती है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, औद्योगिकी क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में. ओके स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट टॉपिक we will read in my next video. Thank you.